दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 7वां अध्याय डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो ये है भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। विश्व बैंक 2022 में इनके अनुसार 60.05% भाग पर खेती की जाती है। भारत के लगभग 46.1% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के जीडीपी में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान कहें तो लगभग 16% है। विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भारत के पास है। शीर्ष कृषि योग्य भूमि वाले देश में देखें तो भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर चीन है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। इसमें देखें तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखें तो रबी, खरीफ और जायद 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो हम रबी को देख लेते हैं। सबसे पहले रबी फसलें ये अक्टूबर नवंबर में बुआई तथा अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। फसल के उगने के समय अपेक्षाकृत कम तापमान व पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलों को देखें तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूरी, अलसी, राई ये सभी है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा इसके लिए लाभदायक होती है। खरीफ फसलों को देखें तो जून जुलाई में बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। बुआई के समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से इसे लाभ मिलता है। प्रमुख फसलों को देखें तो धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, मूंगफली, कपास, तंबाकू इत्यादि। अब इन दोनों के बीच एक फसल है जिसका नाम है जायद फसलें। ये क्या होती है तो रबी और खरीफ फसलों के समयावधि के मध्य उगाया जाता है। बुआई मार्च में और कटाई जून तक हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीष्म काल की फसलें हैं। ठीक है, याद रखें ये ग्रीष्म काल की फसलें हैं। प्रमुख फसल देखें तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला ये सभी। अब आगे है कि इसमें कि कृषि के महत्वपूर्ण प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो है जीविकोपार्जन कृषि, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। ठीक है, न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। उपज का अधिकांश भाग प्रायः किसान स्वयं की पूर्ति के लिए करता है। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि की आदिम विधि, प्राचीन विधि है ये खेती की, स्थानांतरित कृषि, यानी कि अगर अंग्रेजी में देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोगों ने पढ़ा भी कि क्या किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र से जंगलों को काटकर, जलाकर, साफ करके उस पर खेती की जाती है। कुछ वर्ष के बाद उसको छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसका अन्य नाम देखें तो कर्तन और दहन कृषि है। और हमने पढ़ा कि विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि, पश्चिमी घाट में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोडुआ पेंडा, छत्तीसगढ़ में दीपा, झारखंड में कुरुवा, मणिपुर में पामलू, उड़ीसा में पामाडाबी, कामन, अबिंग, राजस्थान में बत्रा, मध्य प्रदेश में बेवर या दहियार कहा था। विभिन्न भागों में, यानी विश्व के विभिन्न भागों में झूम कृषि के नाम है। तो इसे देखें तो रे वियतनाम में, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, रोका ब्राजील में, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में, तमराई थाईलैंड में, हुमा जावा इंडोनेशिया में, कैगिन फिलीपींस में, चेना श्रीलंका में, मासोले कांगो में, कोनुको वेनेजुएला में। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं रोपण या बागानी कृषि क्या है, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। एक वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, यह क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है जिसमें एक बड़े भूभाग पर किसी एक फसल का बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। प्रमुख फसल देखें तो चाय, कहवा, रबर, नारियल, काजू, केला, गन्ना ये सभी। अधिक पूंजी और गहन श्रम की आवश्यकता होती है इसमें उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि, ठीक है, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। कैश क्रॉप देखें, नगदी फसल। तो इसमें फसलों का उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जो है वह बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट ये सभी नगदी फसलें हैं। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग किसान स्वयं नहीं करते बल्कि बहुत कम करते हैं। मिश्रित कृषि को देखें तो ऐसी कृषि जिसमें एक ही स्थान पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और ऐसा भी समझ लें कि एक साथ कई कार्य होते हैं, एक साथ कृषि भी हो और कृषि में भी अगर विभिन्न फसलों को किया जाए तो इसे भी हम लोग मिश्रित फार्मिंग कहते हैं या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अंतर फसल क्या है तो ऐसी कृषि जिसमें एक ही स्थान या खेत में एक साथ, ठीक है, एक साथ दो या अधिक फसलों को एक साथ
एक साथ उगाया जाता है, अंतर फसल कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों व मटर रोपना, आपने देखा होगा गांव में कि गेहूं के खेत में ही मटर और सरसों को मैंने रोपण किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतर फसल, इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। लाभ इससे क्या होती है? तो मिट्टी की उर्वर शक्ति बेहतर होती है, कीट व रोग प्रबंधन होता है, इससे बेहतर संसाधन उपयोग होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, ये सभी है। एक है अंतः फसल, ये क्या है? रिले क्रॉपिंग क्या है? तो यह एक बहुफसली प्रणाली है, बहुफसली प्रणाली जिसमें एक फसल की कटाई से पहले ही दूसरे फसल लगा दी जाती है, अंतः फसल कहता है रिले क्रॉपिंग। लाभ क्या होती है? इससे लाभ यह है कि मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो पाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान की आय में भी वृद्धि होती है। जैविक कृषि को देखें तो जैविक कृषि क्या है? वैसी कृषि है जिसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद व जैव कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, उसे जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि के अवयवों को देखें तो इसमें है जैविक खाद, हरी खाद या ढैंचा जिसको बोलते हैं। अब ये ढैंचा है, ढैंचा आपने देखा भी होगा, ये दलहन की तरह होता है एक प्रकार से, तो ये हरी खाद की तरह काम करता है ढैंचा। मिश्रित फसल है, उसका पशुपालन, जैविक उर्वरता, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद, ये सभी क्या है? जैविक कृषि के अवयव हैं। नोट में हम लोग देखें तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2016 में सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बना। तो हम लोग याद रखेंगे कि सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बना है। जलीय कृषि क्या है? एक्वाकल्चर क्या है? तो इसके अंतर्गत जलीय जीवों का पालन, संवर्धन, प्रबंधन तथा उपभोग इसमें शामिल है जलीय कृषि में। जैसे आप देखें, जैसे मछली तथा अन्य समुद्री उत्पाद, झींगा हो गया, मोती, संग, ठीक है, ये जलीय कृषि है। अब देखते हैं एक्वापोनिक कृषि, यानी कि इसके अंतर्गत मत्स्य पालन के साथ साथ पौधे को भी उगाया जाता है। इसमें पौधों को बिना मिट्टी के पानी में उगाया जाता है तथा पोषक तत्वों के लिए मछलियों के अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि जल से भरे टैंक या बंद लूप प्रणाली में पौधे व मछली को एक साथ वृद्धि कराया जाता है। एक है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है? यह पौधे उगाने की विधि है जिसमें पौधे की जड़ें हवा में लटकती रहती है और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर धुंध से सिंचाई की जाती है। इसमें पौधे को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है जिससे बाह्य मौसम का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। एक है ट्रक फार्मिंग। ये क्या है? तो ऐसी कृषि में क्या होता है कि किसान मुख्यतः फलों, सब्जियों तथा फूलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और उन्हें ट्रकों, लॉरी के माध्यम से दूर बाजारों तक पहुंचाया जाता है, ट्रक फार्मिंग है। ऐसे कृषि में किसान मुख्यतः फलों, सब्जियों, फूलों की खेती करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं और इस खेती से बने जो उत्पाद हैं उसको ट्रकों, लॉरी के माध्यम से दूर भेजते हैं। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो ट्रक फार्मिंग कही जाती है। हम लोग अब प्रमुख फसलों को देख लेते हैं। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो जैसे कि चावल या धान, यह खरीफ फसल है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। अनुकूल जलवायवीय दशाओं को देखें तो औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। मृदा की बात करें तो चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। यही कारण है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल जो है अधिक उगाई जाती है। तो जलवायु अनुकूलता के कारण पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में चावल की तीन फसलें उगाई जाती हैं। जो राज्य इनमें दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, इसमें चावल की 3 फसलें प्रतिवर्ष उगाई जाती है। भारत में चावल की 3 फसलें कौन कौन सी है? एक तो शीतकालीन फसलें हैं चावल की, एक शरदकालीन और ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो शीतकालीन जो चावल की फसल है उसको अमन कहते हैं, अमन शीतकालीन चावल है। ओस शरदकालीन और बोरा ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं चावल की। चावल की प्रमुख किस्मों को देखें तो इसमें जया, रत्ना, जमुना, कृष्णा, IR-8, पद्मा, ये सभी है चावल की किस्में। एक प्रमुख बात है कि खैरा धान में लगने वाला प्रमुख रोग है, ठीक है। और एक पॉइंट है कि पॉलिश चावल में विटामिन बी जो है उसकी कमी होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। प्रमुख उत्पादक राज्यों को देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु इत्यादि। ये सभी क्या है? चावल उत्पादक राज्य हैं। चावल उत्पादन के मामले में भारत विश्व भर में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। गेहूं को हम लोग देखें तो गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है।
यह एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अनुकूल जलवायु दशा को देखें तो बुआई के समय जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए, वृद्धि के समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने चाहिए। सामान्य तापमान 10 से लेकर 15 तक होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक हो और मृदा क्या है, दोमट मिट्टी में होती है। प्रमुख किस्मों को देखें तो सोनालिका, कल्याण, सोना, हीरा, रोजो, लेरमा, सेरो, ये सभी क्या है, ये सभी प्रमुख चावल गेहूं के किस्में हैं। ठीक है। करनाल बंट एवं रस्ट गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। याद रखें, करनाल बंट और रस्ट, गेहूं का रस्ट, ये जो है गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। मैक्रोनी को कठोर गेहूं भी कहा जाता है, मैक्रोनी को कठोर गेहूं भी कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य में देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार इत्यादि, ये सभी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गेहूं के। हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव गेहूं खेती पर पड़ा। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो देखिए, चावल और गेहूं दोनों में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और चीन पहले स्थान पर है। अब देखते हैं मक्का के बारे में। तो यह एक अर्ध शुष्क जलवायु फसल की फसल है। ठीक है। यह खाद्य व चारा फसल दोनों है। ठीक है, खाद्य भी है और जानवरों का चारा भी है। प्रमुख किस्मों को देखें तो गंगा, सरताज, धवल, प्रभात, अरुण, दक्कन 105, दक्कन 101, किरण आदि, ये सभी क्या है, प्रमुख किस्में हैं मकई की। प्रमुख उत्पादक राज्यों को देखें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार का इसमें तीसरा स्थान है मक्का उत्पादन में, तमिलनाडु, तेलंगाना इत्यादि। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। अब हम लोग जौ के बारे में देखते हैं। तो जौ क्या है कि इसका उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता आ रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार इत्यादि। बाजरा, यह अफ्रीकी मूल की फसल है, यह जायद यानी कि चारा फसल है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी है। दलहन को देखें तो दलहन में यह रबी और खरीफ दोनों फसल है दलहन। इसके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूरी, मटर, उड़ीद, खेसारी, ये सभी आते हैं। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता व आयातक देश है। आयातक भी है, खरीदता भी है सबसे ज़्यादा, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दलहनी पौधे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा उर्वरता को बनाए रखता है। प्रोटीन का यह मुख्य स्रोत है। प्रमुख उत्पादक राज्य में देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि है। अब हम तिलहन को देख लेते हैं। तो यह रबी और खरीफ दोनों फसलें हैं। इसके अंतर्गत मूंगफली, तुरई, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी इत्यादि है। प्रमुख तिलहन उत्पादन राज्यों में मध्य प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि आते हैं। महत्वपूर्ण फसलों में मूंगफली को देखें तो यह एक तिलहन फसल है। अनुकूल जलवायुवीय दशा देखें तो तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा अगर 30 से 60 सेंटीमीटर हो तो बेहतर है। मृदा बलुई दोमट मिट्टी। पेगिंग मूंगफली की फसल हेतु लाभकारी प्रक्रिया है, पेगिंग। ठीक है। यह उत्तर भारत की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, जबकि दक्षिण भारत में यह रबी फसल। याद रखें कि मूंगफली जो है उत्तर भारत में वर्षा आधारित फसल है, खरीफ फसल, और दक्षिण भारत में कहें तो रबी फसल है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी है। सूरजमुखी को देखें तो सूरजमुखी क्या है, यह एक तिलहनी फसल है। ठीक है। यह रबी और खरीफ दोनों फसल है। अनुकूल जलवायुवीय दशाएं देखें तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। वर्षा 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। मृदा हल्की दोमट मिट्टी। भारत में सबसे अधिक सूरजमुखी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि ये आते हैं। गन्ना को देखें तो यह भारतीय मूल की फसल है, भारतीय मूल की फसल है। यह एक उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं देखें तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए। वर्षा देखें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। मृदा दोमट और काली मिट्टी में यह अच्छे ढंग से होती है। पाला गन्ने की फसल के लिए हानिकारक होता है। पाला मतलब ठंडी जो पड़ती है तो पाला गन्ने की फसल के लिए हानिकारक होता है। यह एक भार ह्रासी फसल है। ठीक है। यह एक भार ह्रासी फसल है। इसकी बुआई जनवरी से अप्रैल एवं कटाई व पेराई अक्टूबर से अप्रैल के मध्य होती है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश इत्यादि। गन्ना प्रजनन संस्थान कहें तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में गन्ना प्रजनन संस्थान। पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन में वृद्धि हुई है।
दक्षिण भारत की जलवायु गन्ने के लिए अधिक अनुकूल होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। उत्तर भारत के तुलना में दक्षिण भारत के गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि उत्तर भारत में अपेक्षाकृत लंबा शुष्क ऋतु होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। गन्ना अत्यधिक सिंचाई वाली फसल है। ठीक है, सिंचाई वाली फसल है। अब चाय को देख लें तो यह चीन मूल का पौधा है। यह उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र की फसल है। ठीक है, अनुकूल जलवायुवीय दशाओं को देखें तो तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। पर्वत के ढलानों पर खेती होती है ताकि जड़ों में जल जमाव न हो। मृदा ह्यूमस व जीवांश युक्त लेटेराइट होनी चाहिए। पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों में देखें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम है। और एक पॉइंट दिया हुआ है कि दार्जिलिंग चाय भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है। कहवा देखिए कॉफ़ी, तो कॉफ़ी इथियोपिया मूल का पौधा है। ठीक है, कॉफ़ी जो है वो इथियोपिया मूल का पौधा है। यह एक उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं को देखें तो तापमान 16 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक। भूरभूरी दोमट, लेटराइट एवं पर्वतों के ढलान पर यह अधिक मात्रा में होता है। पाला, लंबा सूखा तथा तेज धूप कहवा के पौधों के लिए हानिकारक होता है। याद रखें, पाला, लंबा सूखा और तेज धूप ये हानिकारक होता है। न तो ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए कहवा के लिए। कॉफ़ी के 3 किस्म देखें तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। अरेबिका जो है, अरेबिका यह उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी होती है। रोबस्टा में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में कॉफ़ी की खेती सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक पर की गई थी। प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य को देखें तो पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है। अब हम लोग कपास को देखते हैं तो यह भारतीय मूल का रेशेदार पौधा है। यह एक खरीफ फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं को देखें तो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कम वर्षा वाला क्षेत्र हो, पाला रहित मौसम हो। ठीक है, इसके बाद है कपास के फूल आने के समय आसमान जो है बादल रहित होनी चाहिए। 200 दिन खिली हुई धूप जरूरी है। तो इसके लिए काली मिट्टी का होना जरूरी है। तो काली मृदा में यह पाई जाती है। तो कपास के उत्पादन में विश्व का भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान क्या है? चीन का है। भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? गुजरात का है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जूट या पटसन जिसे कहा जाता है। तो यह एक नगदी फसल है। इसे पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसे गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अन्य राज्य असम और बिहार हैं। बिहार जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मेस्टा कपास की एक किस्म है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। रेशम को देखें तो इसमें रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। रेशम कीटों को सहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम के 5 किस्मों को देखें तो मलबरी, मूंगा, ईरी, ट्रॉपिकल, टसर और ओक टसर। भारत विश्व में एकमात्र देश है जहां रेशम के 5 किस्म का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, चीन का पहला है। ठीक है, अब रबर के बारे में देखें तो प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासिलियंसिस, ठीक है, ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। हेविया ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, रबर के पेड़ का मूल स्थान अमेजन बेसिन है, ब्राज़ील में। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं को देखें तो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। प्रमुख उत्पादक राज्यों में देखें तो केरल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय, असम, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि। भारतीय रबर शोध संस्थान जो है वो कहाँ है? तो केरल में है। तंबाकू को देखें तो तंबाकू क्या है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। इसके पत्तियों का प्रयोग सिगरेट, सिगार, बीड़ी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान चीन और ब्राज़ील के बाद तीसरा है। ठीक है, याद रखेंगे, तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है।
भारत में तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अन्य राज्यों में गुजरात व उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में मसाला उत्पादन। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। काली मिर्च मूलतः पश्चिमी घाट का देशज पौधा है। ठीक है, काली घाट मूलतः पश्चिमी घाट का देशज पौधा है। लौंग इंडोनेशियाई मूल का पौधा है। एंटीबायोटिक गुण के कारण इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। भारत हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग 75% देश। ठीक है, भारत हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। लाल मिर्च को वंडर मसाला कहा जाता है। लाल मिर्च को वंडर मसाला कहा जाता है। विभिन्न कृषि विधियों को देखें तो पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, पोमोकल्चर ये फूलों की खेती ठीक नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, ये है पोमोकल्चर, ये फलों की खेती है। ठीक है, फलों की खेती है पोमोकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, वर्मी कल्चर केचुआ पालन। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, तो सबसे जो फेमस है हरित क्रांति। ठीक है, तो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक का कीटनाशक एवं आधुनिक सिंचाई विधियों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1967-68 यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं व धान के फसलों तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों पर पड़ा था। भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में देखें तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, श्वेत क्रांति देखें तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। ठीक है, भारत में ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य श्वेत क्रांति को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 अगस्त 1965 में गुजरात के आनंद में हुआ था। श्वेत क्रांति विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। नोट में देखें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के करनाल में है। नीली क्रांति को देखें तो इसका संबंध मत्स्य उत्पादन व एक्वाकल्चर से है। इसका जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है, अरुण कृष्णन। ठीक है, अन्य कृषि क्रांतियों को देखें तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज दोनों को गुलाबी क्रांति से मतलब संबंध दोनों जो है दोनों गुलाबी क्रांति से संबंध है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन, सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, रजतरेसा क्रांति कपास उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक कृषि, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन, मुख क्रांति मोटा अनाज, इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख कृषि बोर्ड व उसका मुख्यालय। मसाला बोर्ड कोचीन में है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, चाय बोर्ड कोलकाता में, रबड़ बोर्ड कोट्टायम में, तंबाकू बोर्ड गोंगपुर में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड कहें तो हैदराबाद तेलंगाना में, और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो अभी निजामाबाद में अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है, और मखाना बोर्ड जो अभी हम लोग जो है कुछ दिन में ये जुड़ जाएगा ये, तो मखाना बोर्ड ये बिहार में। तो आगे देखें प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे में, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है तो ये पेरू में है, लीमा में। इसके बाद केंद्रीय शुष्क भूमि बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में,
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान वो है लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाडा अजमेर में। नोट में देखें तो सीमांत जोत का अर्थ दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहा है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। प्रमुख टर्म्स देखें, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसमें क्या है कि शस्य गहनता, एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों को बारंबारता को शस्य गहनता कहते हैं। जीएम फसल क्या है, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को जीएम फसल कहते हैं, जैसे बीटी कपास, ठीक है। इसके बाद है कि भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य से की गई है। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। एनपीके अनुपात क्या है, तो यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण अनुपात है, ठीक है। दलहनी फसल के लिए एनपीके का आदर्श अनुपात देखें तो 1:2:1, यानी कि एनपी का मतलब क्या हुआ, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है याद रखेंगे, पोटेशियम इसमें अनुपातों में अधिक होता है सबसे। खाद्यान्न फसल के लिए एनपीके अनुपात जो होता है, दलहनी फसलों के लिए है, और खाद्यान्न फसलों के लिए एनपीके अनुपात कितना है, 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन 4 हिस्सा, उसके बाद फास्फोरस 2 हिस्सा और पोटेशियम जो है 1 हिस्सा। नीम लेपित यूरिया, यह क्या है, नीम कोटेड यूरिया क्या है, यह नीम के तेल से लेपित यूरिया है। यह नाइट्रोजन के निक्षालन और वाष्पीकरण हानि को कम करता है। यूरिया गोल्ड क्या है, तो यह सल्फर कोटेड यूरिया है, ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया है, यह मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगा। नैनो यूरिया देखिए क्या है, तो यह नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित द्रव उर्वरक है, ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर है। नैनो यूरिया के कणों का आकार 20 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर तक होता है। नोट में देखें, अमूल दुग्ध उत्पादन व विपणन भारत का सबसे बड़ा डेयरी सहकारी संगठन है, जो आनंद गुजरात में है। इफको एक बहुराज्य सहकारी समिति है, इफको एक बहुराज्य सहकारी समिति है। नाफेड क्या है, तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन यह संस्था है, एक सहकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाफेड का राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 2004 में एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों को देखें तो कुएं तथा नलकूप द्वारा 55.9% जो है कुएं एवं नलकूपों द्वारा होती है। नहरों द्वारा 31.4%, तालाबों द्वारा 14.1%, अन्य साधन द्वारा 14.6%। नोट में देखें तो विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन जो है 21% में, तथा उसके बाद भारत जो है वो 20.2% में है। भारत में सबसे अधिक नलकूप पंप में सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तो तालाब है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। सिंचाई की आधुनिक विधियां देखें तो एक है ड्रिप सिंचाई या बूंद सिंचाई जिसे कहा जाता है। इसका आविष्कार इजराइल में हुआ था, ठीक है, इजराइल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसमें क्या है कि फसल को धीमी गति से आवश्यकता अनुसार सिंचाई किया जाता है। इसमें जल की बचत होती है। तो यह है ड्रिप टेक्निक। और एक है स्प्रिंकलर टेक्निक, फव्वारा सिंचाई। ये क्या है, तो इसमें पानी पंप करके खेतों तक पहुंचाया जाता है। इसमें फुहारा या वर्षा जल के समान सीधे फसलों पर छिड़का जाता है। फर्टिगेशन क्या है, इसमें जल के साथ उर्वरक को मिलाकर सिंचाई की जाती है। इसकी खोज जो है इजराइल द्वारा की गई। फिर उसके बाद है रेन गन टेक्निक। तो रेन गन टेक्निक क्या है, रेन गन सिंचाई तकनीक क्या है, इसमें 20 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक वर्षा के रूप में सिंचाई की जाती है। नाम से स्पष्ट है, रेन गन, रेन से आप याद रख सकते हैं। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP क्या है, तो 74-75 में इसकी शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य इसका है
कि सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। इसके बाद है पोलावरम सिंचाई योजना। ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर यह योजना स्थापित की गई थी। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की मंजूरी हुई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में किया गया था। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। लघु सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। अब हम लोग जो है ये देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1915 में हुई। इसके 4 घटक हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर विकास। जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हुई। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में आया। कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई है। ठीक है, कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना देखें, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये क्या है? तो तात्कालिक सिंचाई मंत्रालय द्वारा 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1980 में उद्देश्य क्या है कि अधिशेष जल बेसिन से जल की कमी वाले बेसिनों तक जल का स्थानांतरण करना। इसमें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, तो भारत का पहला नदी जोड़ो परियोजना है। केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में पहुंचाना। ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र को इससे फायदा होगा। और पन्ना, इससे क्या है कि पन्ना टाइगर रिजर्व इससे प्रभावित हो सकता है। आगे है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। तो कोसी नदी को मेची नदी यानी महानंदा की सहायक नदी है, मेची नदी बिहार में ही है, तो इसे जरूर आप याद रखेंगे। हालांकि वो आपको केन बेतवा लिंक परियोजना में आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी हाल के समाचार है, तो आपको जरूर याद रखने चाहिए। तो कोसी नदी को मेची नदी यानी महानंदा की सहायक नदी से जोड़ने का प्रावधान है। कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी में पहुंचाया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। 28 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ परियोजना है और हम लोग देखेंगे परियोजना का नाम, नदी किस राज्य से संबंधित है वह, फिर परियोजना कौन सी है, नदी और राज्य। तो देखें इसे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं बगलिहार। ठीक है, बगलिहार चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखता है। सतलज परियोजना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। उड़ी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में आपके जो है कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बगलिहार, सतलज, सलाल, दुलहस्ती, तुलबुल और उड़ी। इसमें से 2 आप जब याद कर लीजिएगा बाकी याद हो जाएगा। तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना ये झेलम पर है, बाकी चिनाब पर है। ठीक है, आगे है भाखरा परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथ पाझा कड़ी परियोजना ये भी सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भील गंगा नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना। फिर दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर और उसकी सहायक नदियां झारखंड एवं बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। मैथल तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में यह जो है लाभान्वित करता है। फरक्का बांध परियोजना गंगा प्लस भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात। साबरमती परियोजना नर्मदा नदी गुजरात। ठीक है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटका। हिडकल परियोजना घाट प्रभाव नदी कर्नाटका। हिडकल परियोजना घाट प्रभाव नदी कर्नाटका। हाँ, ये देखें कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। हरिके बैराज परियोजना सतलज प्लस ब्यास नदी। ठीक है, हरिके बैराज परियोजना सतलज ब्यास है पंजाब में। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में। पोग बांध परियोजना ब्यास नदी पंजाब में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। रिहन परियोजना सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश में। रिहन परियोजना सोनभद्र नदी उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। माता टीला बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश में। त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया है, बिहार में। ठीक है, त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी और ये बिहार को लाभान्वित करता है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और नेपाल को लाभान्वित करता है। कोसी परियोजना कोसी नदी
बिहार को लाभान्वित करता है। पंचेश्वर परियोजना एक कोसी नदी नेपाल भारत के सहयोग से बनाई जा रही है। पंचेश्वर परियोजना ये बना है, पंचेश्वर परियोजना ये नेपाल को लाभान्वित करता है, लेकिन भारत के सहयोग से ये बना है पंचेश्वर परियोजना। आगे है शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटका, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, श्री शैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना पापनासम नदी तमिलनाडु, पेरियार या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरला में, कालपोंगा बांध परियोजना एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है कालपोंग नदी अंडमान निकोबार में है। सबरी गिरी परियोजना पंबा नदी केरला में, भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटका में, पायकारा परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु में, बाली मेला परियोजना सिलेरू नदी उड़ीसा में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस अध्याय को पूरा किया। ठीक है, यह अध्याय कौन सा था? आप देख रहे हैं कि भारत की कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं 8वें अध्याय में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहें, इसका लाभ लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।